जय हिंद दोस्तों मिडिल ईस्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ और यह डेवलपमेंट एक बहुत छोटे देश के साथ हुआ है। कितना छोटा कि हमारा एक और छोटा मित्र देश है जिससे हमारे बड़े घनिष्ठ रिश्ते हैं, जिसको हम इजराइल कहते हैं। यह जो देश है इजराइल से भी आधा है, लैंड एरिया में इजराइल से भी आधा है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से देखें, जो उनकी नेटिव जनसंख्या है, जो उनकी मूल सिटीजन है, उनके लिहाज से यदि बात करें तो लगभग 5 लाख की जनसंख्या है। मतलब हम कंपेयर करें तो मालदीव्स के बराबर उसकी जनसंख्या है, और इजराइल से यदि कंपेयर करें तो इजराइल से लगभग 4% ही वहां की जनसंख्या है। लेकिन यह जो देश है यह गैस के भंडारों से भरा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी गैस के भंडारण इसी देश के पास है, और यही कारण है कि इस देश की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। कितनी ज्यादा है कि हम मानक मानते हैं यदि स्विट्जरलैंड को, तो लगभग स्विट्जरलैंड से भी 1.5 उसके प्रति व्यक्ति आए हैं। तो आप समझ सकते हैं इतना छोटा सा देश, बहुत कम जनसंख्या वाला देश, अपार भंडार जिसके पास गैस के भी और पेट्रोल के भी, और उसकी जनसंख्या बहुत छोटी है, प्रति व्यक्ति आय दुनिया की सबसे ज्यादा है। कितना प्रॉस्परस होगा। लेकिन इस देश के साथ ब्लॉकेड चल रहा था। इसके जो नेबर्स हैं, जो इसके पड़ोसी देश हैं, जो अभी तक उसके मित्र देश थे, लगभग पिछले 3 वर्षों से इसका ब्लॉकेट कर दिए थे। और ये जो देश है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि लैंड लॉक्ड देश तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लैंड के हिसाब से लॉक्ड है, लेकिन समुद्र के हिसाब से लॉक्ड नहीं है, क्योंकि एक ही देश से इसकी डायरेक्ट सीमा मिलती है। तो यदि रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसको एक देश पे अपने एक पड़ोसी बड़े देश से, जो मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल देश है, सबसे बड़ा देश है, बहुत पैसे वाला देश है, उससे इसकी सीमा मिलती है। मैं सीमा पे गया भी हूँ पर्सनली, और मैंने जब गया था, ये बात है लगभग 2013-14 की, तब सामान्य स्थिति थी, और जो सीमा थी वो काफ़ी, जो बॉर्डर थी इन दोनों देशों की, वह काफ़ी बिजी होती थी, आवक जावक बहुत होती थी उस बॉर्डर से, लैंड बॉर्डर से, और विशेषकर खाद्य सामग्री हुए और दूसरी जो ट्रेड होता था वो बहुत ज़्यादा था, प्लस लोगों का आना जाना भी काफ़ी होता रहता था। तो बड़ी बिजी सीमा थी उस देश की। तो उस देश का लगभग 3 साल तक एक तरह से पूरे डिप्लोमेटिक टाइज उसी के पड़ोसी, जो लंबे समय से उसके मित्र देश थे, उन्होंने इससे तोड़ दिए थे। उसको इकोनॉमिक लॉस पहुंचाने की हर तरह की भरसक कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि उसके जो उन देशों का जो एयर यूज करती थी, एयर स्पेस यूज करते थे, उस पर भी ब्लॉकेड हुआ था, जिसके कारण उसको काफी लंबा सफर तय करना पड़ता था इनके जहाजों को कहीं भी जाने के लिए। लेकिन फाइनली वह ब्लॉकेड खत्म हुआ। और मैं जिस देश की बात कर रहा हूं, अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूं। मैं कतर की बात कर रहा हूं। कतर, आप कह सकते हैं अरबी उर्दू फारसी का शब्द कतरा। कतरा मतलब बहुत छोटा सा। तो बहुत छोटा सा देश, इजराइल से भी आधा है जो देश लैंड एरिया में, उसकी बात कर रहा हूँ। ये ब्लॉकेज हट गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि छोटा ज़रूर है यह देश, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक तो अमेरिका का उस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एयरबेस कहीं पर है, तो वह दोहा में है, कतर के दोहा शहर में है, तो उसके आउटस्कर्ट पर आती है। फिर मिडिल ईस्ट का यदि कोई सच में इंटरनेशनल मीडिया हाउस है तो वो भी वहीं पर है, जिसे हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। यह देश जो है, यदि बात करें अमेरिका में, इनके इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हैं, ब्रिटेन में, जर्मनी में इनके इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हैं। आर्ट और कल्चर्स को ये लोग काफ़ी प्रमोट करते हैं। अगले वर्ष का जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का होना है, वह भी कतर में होना है। इसके पहले भी बड़े बड़े इवेंट्स भी हुए हैं। और मध्य पूर्व में एक अभी तक परंपरा रही है कि काफ़ी बुजुर्ग शासक होते थे, और जब शासक की डेथ होती थी तभी अगली जनरेशन को पास होती थी, जो सत्ता होती थी या किंगशिप होती थी, वह अगली सत्ता को तभी मिलती थी जब उस बुजुर्ग की डेथ हो जाती थी। इस देश ने वहाँ पर भी एक नया
मानक स्थापित किया कि जब जो वर्तमान में शेख तामीम हैं उनके पिता ने अपने आप को रिटायर किया और अपने यंग बेटे के हाथ में अपने देश की कमान सौंप दी। तो यह देश कतर है, छोटा सा कतर है, और लेकिन जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इसलिए भी रखता है क्योंकि यह जो देश है वह अमेरिका का भी अलाय है। कितना अलाय है, कितना बड़ा अलाय है, इससे ये इसी बात से स्थापित होता है कि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एयर बेस जो है वह कतर में ही है, यूनाइटेड स्टेट्स की। लेकिन यह उतना ही अलाय ईरान का भी है, जबकि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से देखें तो एक तरफ तो यूएस की सबसे बड़ी एयरबेस कतर में है, और जस्ट पास में ही यदि आप देखें तो सबसे बड़ी नेवल बेस जो है अमेरिका की, प्रेस्टिजियस जो बेस है वह बहरीन में है, तो वह भी लगभग इससे लगी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जियोपॉलिटिकली मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स में भी और यूएस के दृष्टिकोण से देखें तो जियोपॉलिटिकल भी इस देश का कितना इंपॉर्टेंस है। अब मैं थोड़ा सा आपको जाऊंगा कि ये हम इस पे एनालाइज करेंगे। देखिए ये सब समाचार तो आपको मिल चुके होंगे। एनालिसिस वही होता है कि जो डेवलपमेंट हुआ क्यों हुआ, इसमें ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आप भी इस पर टिप्पणी जरूर करना, कमेंट करना कि आप इस एनालिसिस के बारे में क्या मानते हैं। तो थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बता दूं कि इस देश के ऊपर ब्लॉकेट क्यों लगा था, और इसका जो मेन आरंभ हुआ था ये हुआ था वर्ष 2019 में, जब विशेषकर सऊदी अरब से कतर के रिलेशंस खराब होना शुरू हुए थे। वो होने का जो कारण था, सऊदी अरब में एक शिया मौलवी बोल दें, क्लरिक बोल दें, शिया धर्मगुरु थे निम्र अल निम्र, और उनको वे सत्ता के खिलाफ काम कर रहे थे, तो उनको सजाए मौत दी गई। और वहाँ उसके खिलाफ प्रदर्शन भी कुछ हद तक हुए, और ईरान ने बड़ी कड़ी निंदा की थी इस विषय पर। इतनी निंदा की थी कि सऊदी गुस्सा गया था, और सऊदी प्लस जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ये गल्फ के, मिडिल ईस्ट के, अरब के 6 पैसे वाले देशों का समूह है। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान। तो जीसीसी में जो लीडरशिप चलती है, नेतृत्व चलता है, वह सऊदी अरब का चलता है, और जीसीसी का जो हेडक्वार्टर है वह भी सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में है। तो सऊदी अरब के नेतृत्व वाला जो एक क्लब है, या आप ये कह दें इंस्टीट्यूशन है जीसीसी, और जीसीसी को बहुत सारे लाभ मिलते हैं नागरिकों को, जैसे यूरोपियन यूनियन है कि एक दूसरे के नागरिकों को जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वाहनों के अलग से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, एयरपोर्ट पर भी उनके लिए अलग लेन होती है, बहुत सारे उनको सुविधाएं मिलती है। जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी कोई विशेष टैक्स नहीं लगता। तो इस प्रकार का एक संगठन है यूरोपियन यूनियन की भांति। तो जीसीसी में सऊदी अरब ने ये बात रखी, और सऊदी अरब का दबदबा है वहां पर। जैसे यूरोपियन यूनियन में आज की तारीख में नंबर 1 जर्मनी और नंबर 2 फ्रांस का दबदबा होता है, वैसा ही सऊदी अरब का दबदबा है जीसीसी में। तो सऊदी अरब ने ये बात रखी थी कि जीसीसी के सभी मेंबर्स जो हैं वह ईरान से अपने संबंध तोड़ लेंगे, और कुछ हद तक कतर ने भी किया। कुछ दिनों के लिए कतर बार बार ये करता रहा है कि अपने राजदूत को वहां से बुला लेता है, फिर वापस भेज देता है, लेकिन कतर ने ईरान के साथ अपने संबंध रखे। और क्यों रखे? एक तो कतर के पुराने संबंध हैं उनसे, प्लस उसके पीछे एक कारण यह भी है कि जो कतर के गैस के भंडारण हैं वह ईरान और कतर के बीच में आते हैं। अब कतर यदि अच्छे संबंध नहीं रखता है ईरान के साथ तो कतर को वित्तीय नुकसान होगा, और जो उसने प्रोग्रेस करी है कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी वो भी शटर हो जाएगी। तो उसने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सामने रखा, और उसने ईरान के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रखे। फिर गल्फ के जो स्टेट्स हैं और जो राजशाही है उसको कहीं ना कहीं समस्या होती थी अल जजीरा से भी, क्योंकि अल जजीरा
गल्फ के स्टैंडर्ड से। देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से यदि हम बात करें तो कतर के अलावा बाकी सब तो वो इंटरनेशनल लेवल पर दिखा देता है, जैसे बीबीसी दिखाता है या CNN दिखाता है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि कतर के लिए वह भी इतना फ्री नहीं दिखाता, क्योंकि वो कतर का एक तरह से स्टेट ब्रॉडकास्टर है। तो लेकिन वह जो अपनी रीजनल न्यूज़ को भी दिखाता था, कहीं ना कहीं गल्फ के जो राजशाही है उससे परेशानी थी। तो उन्होंने एक 13 पॉइंट का चार्टर रखा कि यदि कतर इन 13 बिंदुओं को नहीं मानता है, उस पर अमल नहीं करता है, तो हम कतर का बायकॉट करेंगे और ब्लॉकेज कर देंगे। उसमें प्रमुख जो बिंदु थे, सबसे पहला तो था कि आप जो है ईरान के साथ अपने संबंध को तोड़ो, फिर आप अल जजीरा को बंद करो, जो अलग अलग मीडिया आउटलेट्स को आप समर्थन करते हो उनको हटाओ, फिर वो कहते हैं कि कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को आप सपोर्ट करते हो उनको सपोर्ट मत करो, सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि इंटरनेशनली टेररिज्म के नाम पर विकसित देश भी, इंक्लूडिंग अमेरिका, में बार बार कहता हूँ अमेरिका के बारे में भी कि ये दो मुंह रखते हैं। कैसे रखते हैं? जो तालिबान कल तक आतंकवादी था, और मैं कहता हूँ डंके की चोट पर कि तालिबान पर विश्वास नहीं कर सकते, तालिबान आतंकवादी था, आतंकवादी है आज भी। लेकिन जब अमेरिका को निकलना है अफगानिस्तान से, तो उसी आतंकवादी तालिबान को से संवाद कर रहा है, उसके हाथ में सत्ता दे रहा है। चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने लगे। जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसको लगभग 2002 के आसपास अमेरिका ने भी, जो चाइना का है, जो चाइना के खिलाफ एक्ट करता है, उसके ऊपर अमेरिका ने भी उसको टेरर लिस्ट में रखा था। लेकिन आज आपके चाइना से नहीं बन रही है, तो आप उस संगठन को टेररिस्ट से निकाल रहे हैं। तो ये टेररिस्ट आतंकवादी संगठनों और आतंक के साथ और आतंकवादियों के साथ जिस प्रकार के फ्लर्ट करते हैं, ये उससे आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटती। मैं कहता हूं यदि आतंकवाद को खत्म करना हो तो फिर आप अपनी डिप्लोमेसी का पार्ट उसको नहीं बनाए। जो आतंकवादी है उस पर बैन होगा। और ये चीज भारत ने हमेशा की है कि जब हमारे अच्छे संबंध नहीं थे श्रीलंका के साथ भी, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी, उस समय भी और उससे पहले भी, जब यहां तक कि जब हमारे द्रमुख जो थे, हमारी DMK और तमिलनाडु की पार्टियां उनका समर्थन कर रही थी, तब भी हमने, भारत सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन ली थी। तो जब तक आप आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ सकते, जब तक यूनिफॉर्म स्टैंड नहीं रखो, जब तक आप आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहो, तो मैं क्या बोलूं इस चीज पर। खैर, उनकी एक डिमांड थी और दुनिया देख रही है कि कतर के दोहा में ही तालिबान की और अमेरिका की भी बातचीत हुई, और अभी अफगान गवर्नमेंट की और उनकी भी हो रही है। तो आतंकवाद को रोकना है तो ऐसी अपने केवल डिप्लोमेसी में कि आप कहो कि आप ये करो वरना हम आपसे डिप्लोमेटिक संबंध नहीं रखेंगे, इससे नहीं होना है। इस पर तो ब्लैंकेट बैन लगाना होगा कि जो भी इनका समर्थन करता है हम उसके खिलाफ सैंक्शन लगाएंगे। खैर, मैं अब टॉपिक से थोड़ा आगे आ गया। जो दूसरी इनकी प्रमुख जो मांग थी, मेन प्रमुख मांग जो थी, वो यही थी कि आप ईरान के साथ अपने टाइज तोड़ दो, जो कि कतर जिसको मानने वाला नहीं था। और मुझे लगता है कि वह कतर जो था वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स और नेशनल बेनिफिट को सामने रख रहा था। और इसी को चलते लगभग 3 साल पहले प्रमुखता से सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और इजिप्ट GCC का सदस्य नहीं है, लेकिन उसने भी कतर के ऊपर पूरा ब्लॉकेट लगा दिया। और ये माना जा रहा था कि कतर में खाने पीने की भी समस्या आ जाएगी, कतर की इकोनॉमिक बैकबोन भी टूट जाएगी और कतर जो है वो गिर जाएगा इनके सामने बिल्कुल धराशाही होकर। लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से कतर का समर्थन किया इस समय, चाहे वो खाद्य पदार्थ देने में हो, चाहे अपनी एयर स्पेस यूज करने देने में हो, हालांकि एयर स्पेस यूज करने देने में कि उन्होंने चार्ज भी लिया, लेकिन कतर अपने पैरों पर खड़ा रहा। और अंततोगत्वा आज जो है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि कतर की एक रेपुटेशन गल्फ कंट्रीज के बीच में बनी कि कतर झुका नहीं बड़े नेबर्स के ब्लॉकेट के बावजूद भी। अब इसमें अब बात करें हम विश्लेषण की, जो मेन चीज होती है, जो क्रक्स होता है। देखिए, कुछ नहीं, मैं कहूँगा ज़्यादातर विश्लेषक जो हैं उनका यह मानना है
कि यह काम जो है डोनाल्ड ट्रंप, विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनेर, उन्होंने जाते जाते यह किया है। लेकिन मुझे कुछ और दिखता है, मुझे ये लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं हुआ है, यह हुआ है जो बाइडन के आने से, क्योंकि अब 20 जनवरी से जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एक वैसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा सऊदी अरब को और दूसरे गल्फ स्टेट्स को, कतर के खिलाफ भी और ईरान के खिलाफ भी, क्योंकि जो बाइडन बार बार ये कह चुके हैं कि JCPOA, जो कि जिसको हम कहते हैं ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, उसको वापस अमेरिका ज्वाइन करेगा। अब उसको वापस यदि अमेरिका ज्वाइन करता है तो अमेरिका, कतर, चूंकि अमेरिका की भी सबसे बड़ी एयरबेस है वहाँ पर कतर में, तो अमेरिका और जो बाइडन कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी पुश करते सऊदी अरब को, शायद UAE को और GCC को, कि आप कतर का ब्लॉकेज हटाएं। और फिर ब्लॉकेज का कोई विषय नहीं बनता। जो सबसे प्रमुख जो 13 पॉइंट्स थे उसमें 2 सबसे प्रमुख बिंदु तो वही थे कि एक तो आप ईरान के साथ संबंध को खत्म करें। अब जब अमेरिका खुद ईरान के साथ संबंध बनाएगा तो क्या गल्फ कंट्रीज जो कि अमेरिका की अलाइज हैं, GCC की कंट्रीज, और जहां अमेरिका की बेसिस है, वे कह सकती हैं कि कतर नहीं बनाए? मुझे नहीं लगता ये संभव है, क्योंकि फिर ये एक नई डिप्लोमेटिक समस्या होगी कि जब US एडमिनिस्ट्रेशन बना रहा है तो कतर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं बना सकता। और दूसरा जो वो कह रहे थे कि अल जजीरा को बंद करो, मुझे लगता है कि वह संभव है भी नहीं। और वर्तमान का जो US का प्रशासन है जो बाइडन का, वो भी यह पसंद नहीं करेगा, क्योंकि फिर उनको यदि उस चीज़ को वो समर्थन करते हैं तो वॉशिंगटन पोस्ट हुआ या न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ या फिर दूसरे वहाँ के सेंट्रल नेटवर्क्स, जो टेलीविज़न नेटवर्क हैं, उन सब की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर आएगा। तो मुझे लगता है इन सब जो आगे आने वाली संभावनाएं हैं उनको दृष्टिकोण में रखते हुए सऊदी अरब, UAE ने यह एक तरह से ब्लॉकेज को हटाया है, और हटाया है तो इससे कहीं ना कहीं पीस भी आएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ पीस आएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे ही जो बाइडन राष्ट्रपति बनेंगे, या हो सकता है उसके पहले भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, उसके पहले भी या हो सकता है उनके बनने के बाद, कतर भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा और आपस में एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन करेगा। अब कतर जब इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा और गल्फ की जितनी कंट्रीज हैं उसमें कतर ही सबसे निकट है ईरान के, तो कहीं ना कहीं वह संवाद ईरान और इजराइल के बीच भी बना सकता है और ईरान तथा सऊदी अरब के बीच में भी बना सकता है। तो मुझे लगता है कि शांति के लिए अच्छा है। अब मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी मैं बात करता हूं हमारे नेबरहुड की, और मिडिल ईस्ट हमारा नेबरहुड ही है, तो भारत के मद्देनजर सोचता हूं कि हमारा क्या फायदा है या हमारा क्या नुकसान हो रहा है इसमें। तो भारत को फायदा हो रहा है इसमें। फायदा क्यों हो रहा है इस ब्लॉकेज के हटने से? क्योंकि कतर ने कुछ ऑलरेडी संस्था बना रखी हैं जो चाहती हैं, जो इस चीज़ पर रिसर्च कर रही हैं कि भारत में कौन कौन से सेक्टर में बड़ा निवेश किया जाए। लेकिन भारत के साथ अभी तक समस्या ये होती डिप्लोमेटिकली कि उसको दोनों में से एक को चूज करना होता, या तो हम सऊदी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ ला पाते या कतर का ला पाते। और सऊदी और UAE बहुत हद तक हमारे यहाँ आ चुका है, रिलायंस में ऑलरेडी इन्वेस्ट दोनों कंट्रीज कर चुकी हैं, जियो में इन्वेस्टमेंट हो चुका है UAE की कंपनीज का भी। अब हमारे पास ये समस्या नहीं रहेगी कि कतर लाएं कि कतर को आने दें या सऊदी UAE को आने दें, क्योंकि अब दोनों ने ब्लॉकेट हटा दिया है और GCC में को नॉर्मलाइज कर दिया है। तो भारत का हित सबसे बड़ा यह है इसमें कि अब हमारे यहाँ कतर का इन्वेस्टमेंट भी उसी प्रकार आ सकता है जिस प्रकार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का आ रहा है या सऊदी अरेबिया का आ रहा है। और ये जो अभी ब्लॉकेज हटा, इसमें 3 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एक तो ओमान के शासक का था, क्योंकि ओमान ने इस प्रकार का ब्लॉकेट GCC में रहते हुए भी नहीं लगाया था। फिर कुवैत के शासक का था, क्योंकि उन्होंने भी संबंध जरूर रखे थे, और कुवैत के जो हैं वो ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, कतर इतने नहीं लेकिन फिर भी अच्छे संबंध हैं। और सऊदी अरब की तरह खराब संबंध भी नहीं है सऊदी UAE की तरह। और तीसरे जैरेड कुशनेर, डेफिनेटली अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके
जो सन इन लॉ हैं उनका। तो इन तीन जो शक्तियां जिनको मैं कहूँगा, वो तीनों अपने आप में इंस्टीट्यूशन हैं। इन तीनों इंस्टीट्यूशंस का बड़ा अच्छा इसमें योगदान रहा और एक अच्छा डेवलपमेंट है भारत के लिए भी है। और थोड़ा सा मैं आपको अब ये बता दूं कि रीजन कितना कॉम्प्लिकेटेड है जियोपॉलिटिकली। 3 साल से ब्लॉकेड था, लेकिन उस ब्लॉकेड के चलते हुए भी यमन में जो जंग चल रही है उसमें कतर भी सऊदी अरब और यूएई के साथ उस जंग में सम्मिलित है। वहीं लीबिया की यदि आप बात देखें तो लीबिया में कतर जो है वह टर्की के साथ एक्ट कर रहा है। टर्की के साथ जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जिसको यूएन अप्रूव्ड गवर्नमेंट है, उसका सपोर्ट कर रहा है, जबकि सऊदी अरब और यूएई खलीफा हफ्तार का सपोर्ट कर रहे हैं और रशिया भी उसमें उनका साथ ही है। आप समझिए, देखिए कितनी विविधता होती है जियोपॉलिटिक्स में। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेसिकली अमेरिकन अलाइज हैं, लेकिन वहां पर रशिया भी उनका समर्थन कर रहा है खलीफा हफ्तार को सपोर्ट करने में। वहीं आप ये देखिए कि टर्की और कतर सपोर्ट कर रहे हैं जो यूएन के रिकॉग्नाइज्ड ट्रिपोली की गवर्नमेंट है। तो कभी भी 2+2 4 नहीं होता है जियोपॉलिटिक्स में, 2+2 14 भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।